हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आज है मंडे। आपको पता है एवरी मंडे और फ्राइडे मैं आता हूं लाइव, आपके देता हूं लाइव सवाल और उनके देता हूं आपको लाइव जवाब। यूके इमिग्रेशन के हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल है तो हम उस पर करेंगे बात। अभी मैं आपको नंबर आगाज़ में ही दे देता हूँ, प्रोग्राम के आगाज़ में, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपके साथ 35 मिनट्स रहूँगा। उसके बाद मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। आज जो मेरे पास टॉपिक है वो है विज़िटर वीज़े को लेके, क्योंकि मैं ये टॉपिक जो है मुझे पिछले लाइव में और उससे पिछले लाइव में भी कवर करना था, लेकिन क्योंकि सवाल इतने ज़्यादा आ रहे थे, फ़ोन कॉल्स इतनी ज़्यादा थी कि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे आज के क्यों यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ होने की कौन सी वजूहात होती हैं, और अगर रिफ्यूज़ हो जाए तो उसका बेस्ट वे क्या है कि किस तरह से आप उसको ओवरकम कर सकते हो। ये टॉपिक जहाँ पे जो लोग ओवरस्टेयर हैं वो अपने माँ बाप को बुलाना चाहते हैं या बहन भाई को बुलाना चाहते हैं, या जो लोग वैसे पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी यूके का विज़िट वीज़ा लगा के आना चाहते हैं, ये उन सब के लिए आज टॉपिक है। तो मेरे पास जो है वो हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि व्हाट मैटर्स मोस्ट इज़ हाउ यू रिस्पोंड आफ्टर रिफ्यूज़ल। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो है वीज़े ऑलरेडी रिफ्यूज़ हो चुके होते हैं। तो यही रूल और यही लॉ, यही चीज़ जो है अप्लाई होती है जब आप यहाँ पे कोई भी एफएलआर, एफपी या कोई भी एप्लीकेशन करते हो। हाउ यू रिस्पोंड आफ्टर रिफ्यूज़ल, आप उसको कैसे आगे लेके चलते हो, उसके ऊपर हम बात करेंगे अभी। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि वन रॉन्ग स्टेप कैन डैमेज फ्यूचर वीज़ा। आपका अगर एक रॉन्ग स्टेप है वो आपका फ्यूचर वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ कर सकता है। अब हम बात करेंगे अंडरस्टैंड द रिफ्यूज़ल, कि आपने रिफ्यूज़ल को कैसे अंडरस्टैंड करना है अगर आपके पास रिफ्यूज़ल आ गया है। विज़िट वीज़े के हवाले से बात कर रहा हूँ, कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं, ठीक हैं? जी सर, जी सब ठीक है सर। मेरा सवाल ये है जी जी सर, मैंने बेटी की ना वो चल रही थी कोर्ट में ना, वो अपील चल रही थी। जी तो मुझे सर्टिफिकेट्स मिला था, तो मैंने एप्लीकेशन डाली थी कि मेरी बेटी को वो लीव टू रिमेन मिल गया है। तो अभी आज ही मेल आई है उसकी अदालत की, कोर्ट की। आपने जो कोर्ट में अपील किया उसका क्या करना है? अब हम उनको क्या करें, विड्रॉ कर दें या उनको क्या बताएं? अच्छा, आपका सवाल ये है कि आपकी जो थी बेटी की अपील चल रही थी और आपने जी दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन कर दी और बेटी को वीज़ा मिल गया। जी जी तो अब आप कह रहे हैं कि उस अपील क्या क्या करें। जी, उस अपील को आप फौरी तौर पे विड्रॉ कर दें, क्योंकि आपकी जो है वीज़ा मिल गया, तो अब आपको उस अपील की ज़रूरत नहीं है। जी। और ड्रा करने के लिए उनको क्या लिखें? हमने ड्रा करनी है या उनको बताएं कि हमें वीजा मिल गया है, या क्या करें? अच्छा, आपका कोई सॉलिसिटर था? जी सोलिसिटर था, बारीला सोलिसिटर, कैसरला, ब्रेडफोर्ड वाले। अच्छा, आप अपने सॉलिसिटर से कहें कि वो, क्योंकि ये ऑनलाइन पोर्टल होता है और ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर ही आप अपनी अपील को जो है वो कर सकते हैं विड्रॉ, हाँ या जी आप जी। खुद भी ट्राइब्यूनल को फ़ोन कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ सर, जी अगर क्या हम आज जो मेल आई है ना उस मेरी बेटी के ऊपर, आपने जो कोर्ट में किया उसका आगे रखना चाहते हो या क्या करना चाहते हो? हम्म तो हमने ज़ाहिर हमें तो मिल गया है, हाँ, तो सर्टिफिकेट मिल हाँ गया। जी बिल्कुल। अब आप देखिए, ये इसका ना ऑनलाइन पोर्टल होता है, मैं आपको यही कहने की बात ठीक है, कर, ठीक है सर। ठीक है, इसका ऑनलाइन पोर्टल होता है जहाँ पे ये सारा अपील का सिस्टम चल रहा होता है, और वहाँ जी पे जी ऑप्शन होती है विड्रॉ योर अपील। जी जी। आप वहाँ पे जाके अपनी अपील को विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू ठीक है जी, सर। थैंक यू, बड़ी थैंक यू, मेहरबानी, थैंक यू शुक्रिया सर, बड़ी शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। थैंक यू। जी, मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी ठीक शुक्र ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, बोलिए, आप जी कैसे हैं? सर,
जी सर, आई हैव टू स्टोरी टू टेल। सो जी जो भी लिसनर हैं, व्यूअर्स हैं, वो उनके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी। जी सर मैंने बेसिकली जो है ना, अभी मुझे आईएलआर मिला है विद इन 5 आवर्स ना, एज ठीक ए है। सुपर प्रायोरिटी सर्विस में। हम्म। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ, जो लोग भी पार्ट सूटेबिलिटी की वजह से घबराए या डरे हुए हैं ना, तो मैं भी जो है ना इसी डरा हुआ था। हम्म तो मैं यहाँ पे 2003 से 2014 तक ओवरस्टे रहा था। हम्म। उसके बाद मैं फैमिली रूट पे आ गया था, तो जी मुझे वीजा ग्रांट हो गया था। ठीक तो है। अभी मैं 10 ईयर्स के लिए मैंने अपनी एप्लीकेशन खुद की है। ठीक है। तो मैंने फ्राइडे को सुबह दी है, और मुझे 5 o'clock उनका जो है डिसीजन अप्रूवल का आ गया चलें जी, विद इन 5 कॉन्ग्रेचुलेशंस आवर्स। आपका और बहुत शुक्रिया अपनी कहानी को शेयर करने के लिए। कि भी आपने देखे ना, आप डरे नहीं हैं, आपने कहा कि जी मैंने करना है, आईएलआर करना है, और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं होती सिवाय इसके जी कि हम इसको करके देखें। तो थैंक यू वेरी उसमें मच। सर मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो लोग भी यहाँ पे हैं, ओवरसीज हैं या कुछ भी है, तो उनको डरना नहीं है। और मैं एज ए पार्टनर वीजे पे और फैमिली रूट पे आपको बताया जैसे कि उसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप इंशाल्लाह करें और कोशिश करें सुपर प्रायोरिटी सर्विस लें, क्योंकि नहीं तो आपको 8-8 महीने 9-9 महीने जो है ना वो खजल करेंगे। हाँ नहीं, तो बिल्कुल। उसमें आपको बिल्कुल जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और क्योंकि एक दफा जिसको वीजा ग्रांट हो गया, और मैं एक और बात बताऊं कि जी मैंने वो जैसे मुझे कोई वकील बोलते थे ना कि पूरी स्टोरियां लिखनी है, मैंने बिलीव मी कि हम्म 5 लाइनें उनको लिखी हैं हम्म कि जी मैं यहाँ पे इतनी देर से था, ये हम्म मेरा रिलेशन है, यहाँ पे मैंने इतना ये देर से रहा हूँ, क्योंकि उनका हम्म। पहले था रिकॉर्ड मेरा। जी जी तो एक दफा आपको उन्होंने ओवरलुक कर देते हैं कि एक दफा आपको वीजा मिल गया सही है। तो आप बिला झिझक होकर डालें, और कोई लंबी चौड़ी स्टोरी, बड़ी शॉर्ट स्टोरी लिखें अपनी 5 लाइनों की। ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह मुझे ये 5 घंटे में जो है ना वीजा चलें, हो अब गया आप था। साथ साथ इनको ये भी बता दें कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। अच्छा आप जी जी, वो भी मैं बता देता हूँ कि 2 ईयर्स के प्रूफ लगाने, और वो भी कोई अगर आप देखें, आप कोई मैटर नहीं करता, छोटे से छोटा प्रूफ लगाएं। आपके पास इवन आपके पास ईबे का बिल भी है ना, या कोई रिसिप्ट, वो भी लगा दें। वो जितने प्रूफ आप मेरे पास कुछ अपने अलग-अलग, यानी कि यहाँ पे जो रहता है, जी, आपको तो फोन बिल से लेकर ब्रॉडबैंड के लिए और जरूरत इसके है। अलावा इंग्लिश टेस्ट कौन सा लगाया था आपने? इंग्लिश टेस्ट मैंने सर B1 का और पार्ट ऑफ लाइफ जो यूके का, वो मैंने एक जी, दिन में कर लिया था, 2 दिन। लाइफ इन द यूके टेस्ट और B1 ये चाहिए जी जी होता जी, है। ये ठीक है। किया था। और आपको बेसिकली अपने पार्टनर के 8 प्रूफ चाहिए, 7-8 हो जाए ठीक है, आपके भी 7-8 हो जाए ठीक है, और 4 बच्चे के चाहिए अगर ठीक है। आपका बच्चा है, एक ठीक है। स्कूल का, एक अपने डेंटिस्ट वगैरह कहीं से लेके। तो चल इंशाल्लाह बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चले जी, तो थैंक इंशाल्लाह यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, और आपको वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है जी, थैंक यू फॉर योर कॉल, थैंक यू। अच्छा जी, ये अभी थोड़ी देर पहले एक कॉलर आए, और ये कॉलर का सवाल नहीं था, ये एक्चुअली हमें बताने आए थे, और इनका शुक्रिया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आजकल सूटेबिलिटी को लेके बहुत चर्चा चल रहा है कि जी सूटेबिलिटी है, इससे आईएलआर रिफ्यूज़ हो रहा है क्योंकि आप ओवरस्टे रहे हो, और या फिर आपके वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं कि अगर आप ओवरस्टे रहे हो तो इनका कहने का मकसद ये था, इन्होंने आके ये बताया कि जी इन्होंने अभी 10 ईयर पार्टनर रूट पे थे, इन्होंने अपना इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई किया, और इन्होंने सुपर प्रायोरिटी सर्विस दी, और 5 घंटे में इनका जो है, अभी 5 घंटे पहले इनका आईएलआर आ गया है। उसके अंदर इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है जो कि B1 होता है, और साथ लाइफ इन द यूके टेस्ट आपने लगाना होता है, साथ अपने पार्टनर के साथ रहने के एविडेंस लगाने होते हैं, और अगर बच्चा इन्वॉल्व है तो बच्चे की भी एविडेंस आप दे सकते हैं। जी, मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। अगर आपका यूके इमिग्रेशन के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं ऑन 07727347212। हम बात कर रहे हैं कि भी यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स क्या की जाती हैं जब अगर आप अपना विज़िटर वीज़ा अप्लाई करते हो। तो सबसे पहले तो आपके जो कॉमन रिफ्यूज़ल रीज़न्स मैं इंक्लूड कर देता हूँ, यहाँ आप कह लें मिस्टेक कह लें जो आपकी तरफ से होती हैं, और जो रीज़न होती हैं उनकी तरफ से होती हैं। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि जी हमें डाउट है कि एप्लीकेंट जो है जाके वापस नहीं आएगा। दूसरा वो कहते हैं कि जी इसने जो हमें अपनी फाइनेंस की डिटेल दी है ना, ये इसने सही तरह से नहीं दी, अनक्लियर है कि इसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। दूसरा, आपकी वीक ट्रैवल हिस्ट्री भी हो सकती है, लेकिन आई हार्डली गिव वे टू वीक ट्रैवल हिस्ट्री, क्योंकि कोई बंदा अगर
यूके आना चाहता है पहली बार, तो उसको ज़रूरी नहीं है कि पहले वो 6 मुल्क फिर आए, लेकिन ये वीक ट्रैवल हिस्ट्री को जो है मैं इतने मार्क्स नहीं देता, लेकिन मे बी केस वर्कर को पास ऐसी लीगली कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो ये कहे कि भाई तुम 6 मुल्क फिर साढ़े को ला, ऐसा कोई नहीं है। पुअर एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्पस ऑफ विज़िट, हाँ जी, तो मेन फाइनेंस, कि आप अपने फाइनेंस को एक्सप्लेन नहीं कर सके, और दूसरा आप अपने पर्पस ऑफ विज़िट को एक्सप्लेन नहीं कर सके कि आप क्यों जा रहे हैं वहाँ पे। और आप यानी कि अगर आप वहाँ पे भाई से मिलने जा रहे हैं, या आप अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, आप किसी से भी मिलने जा रहे हैं, तो आपने उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। और इसके अलावा आपकी फैमिली टाइज़, लोग कहते हैं जी मैं बताऊंगा कि मेरे यूके में बड़ी फैमिली टाइज़ है तो मुझे वीज़ा मिल जाएगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो आपके ख़िलाफ़ जा सकता है। वो ये कह सकते हैं भी हाँ, क्योंकि तेरी ज़्यादा टाइज़ यूके के अंदर है तो इसलिए हमें लगता है तू जाके वापस नहीं आएगा। तो आपकी ये वाली बात जो मिथ है कि भाई हम बताएंगे यूके में हमारे बड़े जानने वाले हैं तो आपको वीज़ा दे देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपके अगेंस्ट ही जा सकता, आपके फ़ायदे में नहीं जा सकता। दूसरा क्रेडिबिलिटी इश्यूज़ है, और जो है कंट्रडिक्शंस होती हैं कुछ एप्लीकेशन के अंदर, कहीं आपने कुछ कह दिया, इनकंसिस्टेंट जो है वो आपकी चीज़ें चल रही होती हैं वहाँ पे। लेकिन मेनली जो सबसे बड़ी रीज़न होती है वो ये कहते हैं कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड दैट यू आर अ जेन्युइन विजिटर ड्यू टू दीज रीजंस। तो आपका फाइनेंस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, आपका पर्पस ऑफ विज़िट बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, और फाइनली आपकी टाइज़ जो हैं आपने ज़्यादा अपनी कंट्री में दिखानी है, ना कि आपने यूके में दिखाने की कोशिश करनी है। अगर आप ये 3 चीज़ें कर लेते हैं तो आपने ऑलमोस्ट यूके का वीज़ा ले लिया। बट दिस इज़ नॉट अ लीगल एडवाइस, आपको ये लीगल एडवाइस नहीं दे रहा, मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो लोग भी अपने अपने रिफ्यूज़ल उठा लो, जिसका भी आया, बहन भाई का आया, खुद का आया, रिफ्यूज़ल उठाओ, और उसमें से मुझे आप इस वीडियो पे जब मैं इसको अपलोड करूं तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि क्या आपकी यही रीज़न्स रही हैं कि नहीं रही। इट वुड बी वन ऑफ द रीज़न। और इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन करें तो प्लीज़ डू गेट अ लीगल एडवाइस, ताकि आप अपने मकसद में कामयाब हो सकें, आप अपने बहन भाई को, अपने वालदैन को यहाँ पे बुला सकें। अच्छा, अब इसका इशू क्या है बड़ा, इसका इशू ये है कि भाई जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आपके पास राइट ऑफ अपील, ना तो राइट ऑफ अपील होता है, ना ही आपके पास जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू होता है। अभी रिसेंटली नाम लिए बगैर कहूँगा, कोई यहाँ से पाकिस्तान गया, यूके से पाकिस्तान गया, और उसने जाके कहा जी मेरे जो वकील ने वो मेरे बैरिस्टर ने, सॉलिसिटर ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डाला हुआ है। तो जब आपका विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो अनफॉर्चुनेटली ना तो आपके पास जो है वो राइट ऑफ अपील होता है, और ना ही आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू होता है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो? ठीक है, इस पे थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अभी के लिए मैं आपको ये बता रहा था कि भी अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो आपके पास जो है वो राइट ऑफ अपील या एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू नहीं होता। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम राबिया है और मैं वेल्स से बात कर रही हूँ। मैंने आपको एक मैसेज भी पहले ड्रॉप किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा शायद आपसे राब्ता नहीं हो सका। मेरा एक मसला है जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर इसको ज़रा जनरलाइज करके प्लीज़ पूछिएगा, जी जी कोई सवाल, क्योंकि यहाँ पे मैं पर्सनल मैटर डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन आप जनरल क्वेश्चन बना के पूछें जी ज़रा। जी जी बिल्कुल जनरल सा सवाल है। एक्चुअली मैं यहाँ पर स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर आई थी और 2022 में जी और तब से मैं यहाँ पर लीगली ही जॉब कर रही हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने रिडंडेंसी इशू कर दी है। तो अब मेरा सवाल ये है कि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। मेरा एक बेटा है which is who's about 7 years old,
हस्बैंड में मेरे एम्प्लॉयड है, तो इस सिलसिले में कोई ऐसा वे आउट या कोई और पॉसिबिलिटी जिसमें हम अपनी यहाँ रेजिडेंसी कंटिन्यू रख सकें? आप कितनी देर से हैं यहाँ पे यूके में? 2022 में मैं आई थी यहाँ पर, अक्टूबर 2022 में। अच्छा, आपको तीन साल हो गए, 4th ईयर तकरीबन हाँ स्टार्ट जी, हो। 3 साल हो गया। मेरे पास अभी मजीद जो है वो नेक्स्ट ईयर कुछ तकरीबन 4 महीनों का मजीद टाइम है। अभी आपके पास, और आप 3 साल का वीज़ा लेके आई थी? नहीं, अच्छा नहीं, 3 टाइम है साल। आपके पास, टाइम ठीक है। चले, मैं आपके अभी आप मेरे साथ लाइन पे रहिएगा, मैं आपको फ़ोन पे बताता हूँ, ठीक है? चलो, थैंक यू। अच्छा जी, ये थैंक यू वेरी मच राबिया फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन ही काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई अगर आप यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़े पे और आपका एम्प्लॉयर जो है वो जेन्युइनली आपको रिडंडेंसी ऑफ़र कर देता है और आपको कह देता है और आपको रिडंडेंट होना पड़ता है, यानी कि आपको जॉब छोड़नी पड़ती है, तो फिर उस सूरत हाल में आपके वीज़े का क्या बनेगा? अच्छा, उसको हम 3 पार्ट में मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, ट्राई टू फाइंड अनदर स्किल्ड वर्कर वीज़ा। नंबर 2, ट्राई टू गेट टू अनदर वर्क परमिट लाइक इनोवेटर फाउंडर वीज़ा हो गया या फिर ग्लोबल टैलेंट वीज़ा हो गया। अच्छा, इसके अलावा ऐसा नहीं होगा कि आपको रिडंडेंसी मिल जाएगी तो आपको फौरी तौर पे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ऑब्वियसली होम ऑफिस आपको थोड़ा सा टाइम देगा, लेकिन अगर कुछ भी नहीं होता देन यू वुड हैव टू एक्सप्लेन द रीज़न व्हाई यू वांट टू स्टे इन द यूनाइटेड किंगडम। अगर उस सूरत में अभी आपको साल गुजर जाता है या 2 साल गुजर जाते हैं और फिर आपके पास थोड़ा सा टाइम रह जाता है, तो आप अपनी जो है वो आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स जो है फर्दर लीव टू रिमेन डाल सकती हैं, या आप अपनी प्राइवेट लाइफ के ऊपर फर्दर लीव टू रिमेन डाल सकती हैं। बट प्लीज़ डू गेट अ लीगल एडवाइस, दिस इज़ नॉट अ लीगल एडवाइस। यानी कि आप कोई ना कोई जो है वो अगर नहीं जा सकती अपनी कंट्री के अंदर, यू कैन हैव अ रीज़न नॉट टू गो, देन यस आप अपना अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। यस, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने आपसे ये पूछना था कि मैंने नेशनैलिटी के लिए एप्लीकेशन अप्लाई की हुई है जी। तो मुझे 4 मंथ्स हो गए हैं, तो मुझे और कितना वेट करना पड़ेगा? ठीक है, चले मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है? थैंक यू। अच्छा जी, इनका सवाल ये है कि इन्होंने नेशनैलिटी मतलब कि इन्होंने नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन की होगी। जब आप इंडेफिनेट ले लेते हैं तो या तो आप फौरी जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं कि आप नेचुरलाइजेशन करवाएं, यानी कि नेशनैलिटी की एप्लीकेशन दें, या आपको 1 साल के बाद वेट करके उस जो है वो इस एप्लीकेशन को करना होता है। यूजुअली इट टेक्स इन बिटवीन 3 to 6 months, बट समटाइम्स इट कैन टेक लॉन्गर। अगर आपको इस इन बिटवीन 3 to 6 months हैं, जो कि मेरा ख्याल है आपने कहा है 4 महीने हो गए, तो जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ मंथ्स, इंशाल्लाह आपका इन बिटवीन दैट आ जाएगा। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर रिपीट कर देता हूं 07727347212। बात कर रहे हैं हम आज विज़िटर वीज़े के ऊपर। विज़िटर वीज़ा अगर किसी का रिफ्यूज़ हो जाए तो वो उसके पास क्या चीज़ें बचती हैं। देखिए, ना तो उसके पास राइट ऑफ अपील है, ना उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू है, तो वो क्या कर सकता है? जी बिल्कुल, ही कैन स्टिल अप्लाई फॉर जुडिशल रिव्यू। जुडिशल रिव्यू में क्या होता है कि इफ़ यू फील लाइक जो भी दरख्वास्त जिसने दी थी, जिसने एप्लीकेशन की थी, अगर उसको ये लगता है कि केस वर्कर ने एरर इन फैक्ट किया है या एरर इन लॉ किया है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, उसके डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं। उसको चैलेंज करने का तरीक़ाकार अभी हम थोड़ी देर में बताते हैं। लेकिन इफ़ योर वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज्ड, दिस इज़ नॉट एंड ऑफ इट। You can reapply with all the relevant documents जो मिसिंग थे पिछली बार, explanation जो मिसिंग थी पिछली बार, और if you feel like यार मैंने सब कुछ दे दिया है लेकिन फिर भी इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है, तो फिर आप इसको जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। नंबर है कॉल करने के लिए 07727
947212। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो सर, जी सर से बात करनी थी। जी जी, बात कर रहा हूँ मैं, बोलिए। सर मेरा ना एक इशू है, वो मैंने आपसे पूछना था। जी पूछिए। सर एक्चुअली ना मैंने इधर फी वेवियर एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी और अब उसका रिफ्यूज़ल एक बार आया, मैंने अगेन सबमिट करवाई, दोबारा फिर रिफ्यूज़ल आ गया। तो 2 दफ़ा के बाद तो मेरे हस्बैंड को राइट टू वर्क मिला, बट थर्ड टाइम मैंने एप्लीकेशन सबमिट करवाई है लेकिन राइट टू वर्क नहीं मिला। ठीक तो है, क्या ये इस वजह से है कि थर्ड टाइम मैंने एप्लीकेशन सबमिट करवाई है? चले मैं आप बच्चे को ज़रा देखें और साथ मेरा प्रोग्राम देखें, तो मैं अभी आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। इनका सवाल ये है कि इन्होंने इनके पास राइट ऑफ वर्क था, इनके हस्बैंड के पास राइट ऑफ वर्क था, और इन्होंने एक फ़ी वेवर की, गालिबन क्योंकि मैं पर्सनल यहाँ पे डिस्कस नहीं करता तो मैं सिनेरियो ले लेता हूँ, आइदर शी वाज अ स्टूडेंट, PSW और एनी अदर कैटेगरी विच इज़ नॉट लीव टू रिमेन, बट हम इन 2 कैटेगरी की बात कर, 3 की बात कर रहे हैं। स्किल्ड वर्कर का वीज़ा ख़त्म हो रहा हो, या आपका स्टूडेंट वीज़ा था, या आपका जो था वो PSW था। तो उसके बाद आपको उसको कंटिन्यू करने के लिए आपको अपनी एक एप्लीकेशन करनी होती है। उनमें से एक एप्लीकेशन जो है FLR की भी है। अब अगर FLR करनी है, FLR यानी कि फर्दर लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन आपको करनी है, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि एक बंदे की फ़ीस जो है वो तकरीबन 4000 पाउंड बन जाती है, यानी कि 1321 पाउंड फॉर द एप्लीकेशन एंड 2587.50 फॉर द IHS। और अगर इफ़ दे आर 3 मेंबर इन फैमिली, यानी कि हस्बैंड, वाइफ और बच्चा, तो इनका 12000 पाउंड का ये ख़र्चा आ जाएगा। उसके प्लस अगर वकील की फ़ीसें होगी तो वो भी चली जाएंगी। तो उसके लिए ये है कि एक फ़ी वेवर एप्लीकेशन है। फ़ी वेवर क्या करती है कि इफ़ यू आर अ डेस्टिट्यूट और यू विल बिकम अ डेस्टिट्यूट, यानी कि इफ़ यू आर अनएबल टू मीट योर एसेंशियल नीड्स और यू विल नॉट बी एबल टू मीट योर एसेंशियल नीड्स, इफ़ यू पे द फ़ी, देन होम ऑफिस आपकी फ़ीस और IHS दोनों माफ़ कर देता है। लेकिन जब तक वो एप्लीकेशन चलती रहती है, आपकी 3C कंट्री, यानी कि आपका जो वीज़ा, लेट्स से अगर किसी का वीज़ा था वो 15 दिसंबर को ख़त्म हो रहा था, अगर 15 दिसंबर वाले दिन वो अपनी फ़ी वेवर कर देगा तो उसका वीज़ा कंटिन्यू रहेगा। अब फ़ी वेवर को जो टाइम लगता है वो 4 से 6 हफ़्ते लग रहे हैं आजकल, 4 to 6 वीक्स। अब जब आपका वीज़ा आपने डाला तो अब अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो आप ओवरस्टेयर नहीं हुए। अगर आपका रिफ्यूज़ हो गया तो देन यू पे द फ़ी एंड देन मूव टू FLR। लेकिन अगर आप दूसरी बार फ़ी वेवर करेंगी या करेगा तो वो फिर आप ओवरस्टेयर कंसीडर हो जाएंगी उस वक्त। तो आपने तो दूसरी और तीसरी बार भी कर दी। आपको करना क्या चाहिए था, आपने पहली बार अगर फ़ी वेवर की थी, उसके बाद आपको FLR फ़ीस पे करके आगे जाना था, नहीं तो आपको ओवरस्टेयर हो जाना था। अब बहुत सारे लोगों को शायद ये बात पता नहीं है कि भाई अगर आप फ़ी वेवर के ऊपर दोबारा फ़ी वेवर करेंगे तो आप ओवरस्टेयर हो जाएंगे। यहाँ पे 60 to 70% लोग जो हैं वो गलत एडवाइस की वजह से ओवरस्टेयर होते हैं, ठीक है। और मैंने कई बार कहा है कि भाई अगर तुम लोग कोई बिज़नेस करना चाहते हो तो कोई और बिज़नेस करो यार, लोगों की ज़िंदगियों से मत खेलो, लोगों के फ्यूचर से मत खेलो। उम्र बीत जाती है घर को घर बनाने में, उम्र बीत जाती है घर को घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में। यार क्या कसाई खाना यार, तुम्हारे सामने एक बंदा आके बैठता है, तुम उससे पैसे लेने के चक्कर में हो, वो उसका फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है। अब ये फैमिली जो जिसके पीछे एक छोटा सा बच्चा भी था, आवाज़ सुनी हमने, आपने भी सुनी होगी, ये छोटा सा बच्चा भी इस फैमिली के अंदर है और इसको किसी ने गलत एडवाइस किया होगा कि भाई तू फ़ी वेवर लगा ले, फ़ी वेवर के बाद फिर फ़ी वेवर लगा ले, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स। और ये एक कहानी की, ये कहानी घर घर की है, हर घर में यही हुआ है बेचारों के साथ। ये उनको ये कह के उनसे पैसे ले लिए गए हैं और
उनके साथ जो है वो गलत किया गया। खैर, अब तो मैं इसके बाद तो ये भी नहीं कहूँगा कि किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही, क्योंकि ये कहानी आज ही होनी चाहिए। यूके इमिग्रेशन का मसला एक ऐसा मसला है कि अगर वो मेरा होता तो मैं कल सुबह का नाश्ता भी बाद में करता, पहले किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सॉलिसिटर से रब्ता कर कॉल लेते हैं, क्योंकि आज मेरे पास टाइम कम है, फिर करेंगे इसके ऊपर बात। तो अब जी आपके सवाल का जवाब ये है कि जी बिल्कुल आप अब ओवरस्टेयर हो चुकी हैं और आपके हस्बैंड भी, इसलिए इस वजह से आपका राइट टू वर्क जो है वो चला गया। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। एवरी मंडे और फ्राइडे में आता हूं लाइव, आपके देता हूं लाइव सवाल और उनके देता हूं आपको लाइव जवाब। अगर आपका यूके इमिग्रेशन के वाले से कोई भी सवाल है तो आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल जो है यूट्यूब का ज्वाइन नहीं किया हुआ, फॉलो नहीं किया, तो उसको भी कर लें और टिकटॉक को भी फॉलो कर लें, क्योंकि एवरी मंडे एंड फ्राइडे मैं आता हूँ लाइव, आपके लेता हूँ लाइव सवाल, उनके देता हूँ लाइव जवाब। और हम बात कर रहे थे कि जी अपील नहीं होती, रिफ्यूज़ नहीं होता, उसका एक इलाज है जी, आप जो है वो फ्रेश एप्लीकेशन करें या जुडिशल रिव्यू करें। और अब इसके अंदर क्या ऑप्शंस बचती हैं आपके पास जो है वो री अप्लाई करना मोस्ट कॉमन ऑप्शन है। वो एक बार आपने जो है वो अप्लाई किया, गलत किया, फिर दूसरी बार फिर कर दिया, फिर गलत, तीसरी बार फिर गलत कर दिया, तो ये आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री को मैस अराउंड कर देता है। तो आप मेक श्योर करें कि अगर खुदा न खास्ता आपका रिफ्यूज़ हो गया है तो आप किसी और क्वालिफाइड सोलिसिटर से बात करें ताकि वो इसको देख सके, और अगर फ्रेश एप्लीकेशन भी करनी है तो वो किसी तरीके से करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग शाह जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। शाह जी, हम एडवाइस लेने के लिए आपसे रब्ता करते हैं, हम भी बाजी की तरह कोई गलत एडवाइस ना ले लेना। अच्छा ठीक है, करते रहते हैं। नहीं कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। अच्छा शाह जी, मेरा सवाल ये है कि मैं स्किल वर्कर पे था और एक टेक वे के वीजे पे आया था। अभी मेरी एक्सटेंशन ड्यू है, तो ये पता करना था मुझे इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कौन सा करना है। यार आप मेरा ख्याल है, मैं तो ये कहूँगा एहतियातन आप B1 ही कर लें। B1? हाँ, मेरा ख्याल है एहतियातन आप B1 ही कर लें। ठीक है। पर दिस इज़ नॉट अ लीगल एडवाइस, ठीक है, प्लीज़ डू गेट अ लीगल एडवाइस। ये ना अपने सिर तो जिम्मेदारी लाने वाली गल होंदी, बस इत्थे बह के, ठीक है, कि आपको इसलिए क्योंकि जब आप अपनी एप्लीकेशन कर रहे हैं तो किसी भी सोलिसिटर के पास जाके यार एक बार अपनी एप्लीकेशन जब आप बना लो, जो डाउट्स हैं ना वहाँ बैठ के, कल को आप किसी के सर पे डालने वाले हो अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो तो, ठीक है। नहीं, चले मैं आपके पास फिर इंशाल्लाह चले, थैंक यू सर, अल्लाह हाफ़िज़ जी। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। मैं 5 मिनट्स मोर आपके साथ हूं, आपकी कॉल लूँगा। अच्छा, जुडिशल रिव्यू के अंदर आपको क्या करना होता है, आपको पहले आप जो भी आपको लगता है गलत है, आप होम ऑफिस को लिखते हैं, उसके अंदर बयान करते हैं, उसको हम बोलते हैं PAP, प्री एक्शन प्रोटोकॉल, यानी कि एक्शन लेने से पहले आप ये एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है कि आप होम ऑफिस को ये चांस देते हैं कि भाई आपके केस वर्कर ने ये गलती की है वहाँ पे, यानी कि ही इज़ डन एरर इन लॉ। आपने जैसे आपकी स्टेटमेंट के अंदर जो था 5 लाख पड़ा हुआ था, तो उसने कहा है कि जी तुम्हारी स्टेटमेंट में तो पैसे ही नहीं पड़े हुए, तो वो 5 लाख, दैट मीन्स ही इज़ मेकिंग एरर इन फैक्ट और एरर इन लॉ, ठीक है। तो इसके ऊपर आप एक आपको लिखते हैं। अगर अब होम ऑफिस क्या करता है उसके ऊपर, मोस्ट लाइकली अगर आप किसी क्वालिफाइड बंदे से वो लेटर करवाएंगे तो होम ऑफिस आपको भेजवाता है वापस उसका रिस्पॉन्स विद इन 14 डेज़ यूजुअली, ठीक है। विद इन 14 डेज़ आपको उसका रिस्पॉन्स आता है होम ऑफिस से। वो कहते हैं कि जी हमने आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू किया है, आपके प्री एक्शन को रिव्यू किया है, और हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम आपकी एप्लीकेशन को रिकन्सिडर करेंगे। तो जो आपका जो डिसीजन था वो वहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं और हम आपकी एप्लीकेशन को रिकन्सिडर कर रहे हैं। अब नाउ यू हैव
आई मीन कि ये एक बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि जी उन्होंने अपना दिया हुआ डिसीजन वापस ले लिया है। इसका मतलब है कि जिसने भी रिव्यू किया है उसको नज़र आया है कि यार हाँ वाकई आप जो थे सही थे और वो केस वर्कर से कोई गलती हो गई। एंड देन दे हैव यूजुअली 90 डेज़ टू डिसाइड कि आइदर दे गोइंग टू गिव यू वीज़ा और नॉट। तो अगले 90 दिन के अंदर वो मोस्ट लाइकली आपको वीज़ा दे देंगे। तो आपको जो है वो दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन नहीं करनी पड़ेगी। अब दूसरे सिनेरियो के अंदर अगर वो आपको वीज़ा नहीं देते देन यू वुड हैव टू गो टू द कोर्ट, कि भाई कोर्ट के अंदर जाओगे और आप फिर कोर्ट में जाके आपका फ़ैसला जो है वो जज करेगा हाई कोर्ट का, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ यू डू जुडिशल रिव्यू इन ए सिंपल वेज। और दूसरी ऑप्शन ऑब्वियसली ऑलवेज ओपन है फ्रेश एप्लीकेशन की। तो अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, दिस इज़ नॉट एंड ऑफ इट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है, बात तो शुरू ही ना से होती है। ये मैंने सीखा है, जहाँ पे ना होगी बात वहीं से शुरू होगी, बात तो हाँ पे ख़त्म हो जाती है। खैर, मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। आपको पता है मैं हमेशा आखिरी कॉल लेने से पहले बताता हूँ, तो अब ये जो भी कॉल आएगी वो हमारी लास्ट कॉल होगी, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। लेकिन जाने से पहले यही कहूँगा कि अगर आपका इमिग्रेशन का मसला है यूके इमिग्रेशन के हवाले से, तो इसको लाइटली मत लें, इसको इजी मत लें। ये आपको फौरी तौर पे इसको हल करना है, क्योंकि यूके इमिग्रेशन का मसला एक ऐसा मसला है कि अगर ये मसला मेरा होता तो कल सुबह का नाश्ता भी मैं बाद में करता, पहले मैं किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सोलिसिटर से रब्ता करता। कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी पूछो सर, की पूछना चाहते हो? सर जी, मेरे कजन का वीजा रिफ्यूज हो गया था, वो लास्ट वीक अच्छा, विजिटर वीजा किया था। तो उन्होंने वजह दी है कि उनका उसका एक बिजनेस था, तो एक वो जॉब पार्ट टाइम जॉब करता है जी। तो उसने अपने बिजनेस की स्टेटमेंट शो की है, अपने बिजनेस के वो कागजात जो बैंक के होते हैं सभी शो किए हैं। तो प्लस उसने की है अपनी पे स्लिप जो पार्ट टाइम जॉब करता है पे स्लिप की है ना। तो वो उन्होंने बताया भी वो उनको समझ नहीं आया, वो आइसोलेशन, दे आर इन आइसोलेशन because he puts like business bank statement and with the pay slips as well, yeah. सही है। So they said they gone in isolation. So he need to do now new application or अच्छा, दोनों। which one you say? अच्छा, आपकी एग्जांपल एग्जैक्टली व्हाट आई वाज अबाउट टू से एंड अबाउट व्हाट आई हैव सेड अर्लियर ऑन, कि भी इसका मतलब है, आपका कहने का मतलब है कि उसने फैक्ट्स में इशू लेके एरर किया, फैक्ट्स को उसने देखा नहीं, इग्नोर किया उसने, यही कह रहे हैं आप? हाँ जी। नाउ देखिए, देयर आर टू ऑप्शंस फ्रॉम हियर। फर्स्ट, आइदर ही कैन रीअप्लाई, फ्रेश एप्लीकेशन कर सकता है, विच इज़ अ क्विकर वे। और वो फ्रेश एप्लीकेशन के अंदर ये जब करे तो उसको बताया जी मैंने पहली एप्लीकेशन की थी, उसके अंदर जो है आपने मुझे रिफ्यूज़ किया था, रिफ्यूज़ करने की वजह आपने बताई थी ये, हालांकि ऐसा नहीं है, एक्चुअल में चीज़ें ऐसे हैं। तो प्लीज़ इस बार जब आप मेरी एप्लीकेशन कंसिडर कर रहे हैं तो इस चीज़ को रिकंसिडर किया जाए, ठीक है। दूसरा वेन्यू जो है वो है कि आप इसको प्री एक्शन प्रोटोकॉल करें और फिर आप जुडिशियल रिव्यू में जाएं। दोनों रास्ते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स कि भाई आई पर्सनली थिंक कि भाई आप पहला रास्ता ले लें, क्योंकि अगर पहला रिफ्यूज़ल है तो आप फ्रेश एप्लीकेशन कर लें रेदर दैन कि आप जुडिशियल रिव्यू में जाएं। लेकिन दूसरी बार भी अगर आपको लगता है कि ये जो है वो गलत कह रहा था, देन फिर तो पता ही है जी। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ले जी, आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं इसके ऊपर, विज़िटर वीज़े के ऊपर, कि अगर आपका विज़िटर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो इसको अगर हम सम अप करें, जो आज मैंने बात की है, तो उसको सम अप करते हुए ये कहते हैं कि जी सबसे पहले तो आपका वीज़ा जब आपने करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि यू हैव राइट पर्पस ऑफ विज़िट एंड यू हैव एक्सप्लेन्ड इट प्रॉपरली,
and secondly you have right amount of money in your account and you have explained it, अपने फाइनेंस जो है आपने एक्सप्लेन कर दिए। और नंबर 3, आपकी टाइज आपकी कंट्री के साथ ज़्यादा हैं, यूके में ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो ये आपने ये भी एक्सप्लेन करना है। ये 3 चीज़ें इंशाल्लाह आप एक्सप्लेन कर देंगे तो जो है वो आपका वीज़ा हाईली लाइकली अप्रूव हो जाएगा, ग्रांट हो जाएगा आपको। लेकिन अगर आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होता देन यू हैव 2 ऑप्शंस। नंबर 1 you can go for a judicial review, or number 2 you can reapply and you can make a fresh application. There is no right of appeal or administrative review. I wish के लोगों को पता हो कि ये नहीं होता, ताकि वो किसी बैरिस्टर और सॉलिसिटर का नाम ना लगाएं कि उनके बैरिस्टर और सॉलिसिटर ने उनका वीज़ा कैंसिल होने पे जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डाल दिया। ऐसा नहीं होता, ठीक है। एनीवे आज के लिए मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। और जाने से पहले जो मैं कहता होता हूँ कि जो दिल करता है करो, जो दिल है करो यार, लेकिन एक काम आपने नहीं करना। वो क्या नहीं करना? जो तो मुझे देखते हैं मंडे फ्राइडे उनको तो पता है, जो नहीं देखते उनके लिए है कि मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ टहंदा। मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ टहंदा। एक बंदे दा दिल ना ढावी, सोना रब दिलां विच रहिंदा। दिल नहीं दुखाना किसी का यार, और जो दिल करता है करो।